और बड़ी खबर हिमाचल के जयसिंहपुर से आपको देंगे, जहां चुनावी ड्यूटी पर जाने के दौरान लापता बिजली कर्मचारी के कुछ सुराग मिले हैं। पुलिस को लापता कर्मचारी संजीव कुमार के जो सुराग मिले हैं उनमें जले हुए कपड़े और मोबाइल फोन शामिल है। संजीव कुमार 12 नवंबर से लापता है। उन्हें आशापुरी बूथ पर बतौर एपीआरओ तैनात किया गया था, लेकिन मतदान के ही दिन शराब के नशे में होने के चलते जयसिंहपुर की एसडीएम अपराजिता चंदेल ने उन्हें ड्यूटी से हटा दिया। वहीं 13 नवंबर को संजीव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई थी। पुलिस की टीम संजीव कुमार की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। तो अहम खबर जयसिंहपुर से आपको दे रहे हैं, जहां आशापुरी में उन्हें चुनावी ड्यूटी में तैनात किया गया था, लेकिन शराब की हालत में होने के चलते एसडीएम ने उन्हें ड्यूटी से हटा दिया, जिसके बाद से वो लगातार लापता बताए जा रहे थे। पुलिस को इस संदर्भ में अब कुछ सुराग मिले हैं, जहां संजीव की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है, लेकिन उनके कुछ जले हुए कपड़े बरामद हुए हैं और इसी के आधार पर अब आगे की तलाश की जा रही है। जयसिंहपुर में उनकी चुनावी ड्यूटी लगाई गई थी। नशे की हालत में होने की वजह से फिर उन्हें ड्यूटी से हटाया गया। नवंबर से वो लापता हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को उनके कुछ जले हुए कपड़े और मोबाइल बरामद हुआ है। जो तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संजीव कुमार की तस्वीर है, जो जयसिंहपुर के रहने वाले हैं। आशापुरी में उन्हें एपीआरओ के पद पर ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन नशे की हालत में एसडीएम ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद उन्हें ड्यूटी से हटाया गया। तब से ही संजीव कुमार लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी तलाश बीते कुछ दिनों से पुलिस कर रही थी। जब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, उसके बाद से ही पुलिस तलाशी में जुटी थी। आपको बता दें कि उनके जले हुए कपड़े और मोबाइल बरामद हुआ है। तो जयसिंहपुर के आशापुरी में उनकी चुनावी ड्यूटी लगाई गई थी। अहम खबर आपको बता दें, 13 नवंबर से वो लापता बताए जा रहे हैं और पुलिस अभी भी उनकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस को जले हुए कपड़े और मोबाइल बरामद हुआ है। अब इसी के आधार पर आगे की छानबीन, आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बिजली विभाग में ये काम करते थे, बिजली कर्मचारी के तौर पर ये काम करते थे संजीव कुमार, और चुनावी ड्यूटी के बाद से ही वो लापता बताए जा रहे हैं। और बात करेंगे पांवटा साहिब से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां एक सड़क हादसा हो गया है। इसमें एक युवक की मौत हो गई है। यह हादसा भूपपुर के पास हुआ, जब सड़क किनारे खड़ी हाइड्रा से एक दूसरी तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में घायल युवक की अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने अपना दम तोड़ दिया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं पांवटा साहिब से, जहां एक हादसा हुआ है और ये हादसा भूपपुर के पास हुआ, जब एक सड़क किनारे खड़ी हाइड्रा से एक दूसरी तेज रफ्तार कार टकराई। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने अपना दम तोड़ दिया है। हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद भयानक यह हादसा रहा। इसमें एक युवक की जान चली गई है। और वहीं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया में मान बढ़ाया है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बार भी हिमाचल की जनता बीजेपी का मान रखेगी। सीएम जयराम ठाकुर को भरोसा है कि बिल्कुल रखेगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हर तरफ से मिल रही रिपोर्ट यही बता रही है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और चुनावों की गहमा गहमी के बाद, उस भाग दौड़ के बाद अब किस प्रकार से दिनचर्या नेताओं की बीत रही है, लीडर्स की बीत रही है, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, चुनाव संपन्न हो गए और एक बहुत शेड्यूल आपका, अब कैसे दिनचर्या बीत रही है, उसके बाद कैसे रिलैक्स कर रहे हैं खुद को? देखिए, अब तक सिर्फ इतना ही है कि बाहर जाना नहीं होता है, अन्यथा लोगों से मिलना जुलना, बातचीत और सारा चुनाव कैसे रहा, किस प्रकार से सारी चीज़ों को लेकर के हमारी कैंपेन रही, और उसके बाद आकलन, ये सारी चीज़ें उसी तौर पे चल रही हैं। व्यस्तताओं के लिए तो मेरा शेड्यूल लगभग
जैसे मेरा पहले रहता था, सुबह से शाम तक हम लोगों को जो भी मिलने के लिए आते हैं उनसे मिल रहे हैं, मिलकर के बात कर रहे हैं। हम जब बाहर लोगों से बात करते हैं लोग मैक्सिमम लोगों की चर्चा का होता है कि इतनी सीटें आ रही है, ये आकलन, हर व्यक्ति का अपना अपना आकलन है। आपके पास भी ऐसे आकलन आ रहे होते हैं? आजकल तो चर्चा चली रहती है। देखिए, आकलन तो आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं और लोगों ने बहुत बारीकी से पोलिंग बूथ वाइज बैठ करके आकलन निकाले हैं, असेसमेंट। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आकलन भी आवश्यक है। सही परिणाम तो जब ईवीएम खुलेगी तब आएगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी अभी तक अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वे हुए हैं, जो आकलन हुए हैं, असेसमेंट हुए हैं, उसमें तो बताई गई कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आंकड़े अलग अलग हैं थोड़े बहुत, और उसी तर्ज पर हम देख रहे हैं कि जो आकलन भी आ रहे हैं लगभग वो भी उसी तरह से उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं। तो बाकी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अब थोड़ा इंतजार करना है। थोड़ा इंतजार लंबा जरूर है लेकिन करना चाहिए। अब इस बार भाजपा क्या सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर था, क्लियर था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब लेकिन ये लगा कि भाजपा उस चीज का लाभ नहीं ले पाई बहुत अधिक तक, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि पॉलिसी के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं, कैंपेन में जा रहे हैं। कांग्रेस में वो सब क्लियर नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा उस चीज को ज्यादा भुना नहीं पाई। नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है कि लोग आजकल बहुत कहने से लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। और खासतौर से पॉलिटिक्स को चुनाव के दिनों में तो बहुत बारीकी से सब लोग समझते हैं, इशारों में कई बातें उसको भी समझते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में डे वन से क्लैरिटी थी, उस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था, और इसलिए इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। और कांग्रेस में क्योस अभी भी है और आने वाले समय में चुनाव के बाद भी ये रहेगा। और कहां क्या स्थिति बनती है वो सारी चीजें चुनाव के परिणाम आने का इंतजार करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में एक चीज को लेकर के हमारी पार्टी में क्लैरिटी, और उसके साथ हमारी पार्टी के नेतृत्व में केंद्रीय के स्तर पर हमको काम कैसे करना है, हमको कैंपेन कैसे करना है, उन सारी चीजों को लेकर के क्लैरिटी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर के एसपी का कहना है कि कोई भी बाहर व्यक्ति स्ट्रांग रूम में नहीं गया, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार राजेश धर्माणी का कहना है कि एसपी ने कार्रवाई करने की जगह बिना जांच के ही आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। धरने पर बैठे धर्माणी ने चुनाव की है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के बाहर अधिकारियों को तैनात किया जाए। यहाँ जो अंधा और बहरा प्रशासन है उसके खिलाफ, क्योंकि पिछले कल हमने शिकायत दी थी। कुछ लोगों ने, जो भाजपा से एक जुड़ा हुआ नेता है जो पत्रकार बनकर घूमता है, वो 5 घंटे तक ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास रहा और उसने कॉलेज के एक चौकीदार को वीडियोग्राफी करने के लिए भेजा। जो आउटर जो सिक्योरिटी रिंग था उसको तोड़कर अंदर गया और दूसरे जो दूसरा सिक्योरिटी था वहाँ पे उसको पकड़ा गया। हमने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो किसी इंटेंशन से, किसी इरादे से यहाँ पर रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई करने की बजाय पिछले कल शाम एसपी बिलासपुर ने जो है उनको क्लीन चिट देने का प्रयास किया। भी कांग्रेस को ईवीएम से छेड़छाड़ का डर सता रहा है। मंडी के धर्मपुर में इस डर की वजह से कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगा दिया है, जहां से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए हैं। धर्मपुर से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रशेखर ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ जनता को भी ईवीएम में छेड़खानी का डर है, इसलिए उन्हीं लोगों के कहने पर यहां 24 घंटे पहरेदारी का लिया गया है। पिछले 48 घंटे से ऊपर धर्मपुर के ग्राउंड में जमे हैं और इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात का एक अच्छा संदेश गया है। और मुझे पता लगा है कि ये हिमाचल में पहली जगह जहाँ पे इस तरह से लगाया गया है, तो यही से पता लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता वर्तमान की सरकार के प्रति कितना अविश्वास है। जो व्यवस्था यहाँ पे उसके प्रति कोई बड़ा विश्वास लोगों का बचा नहीं है। उसी के खिलाफ इस बार मतदान भी हुआ है और उसी को बचाना भी चाहते हैं पार्टी कार्यकर्ता। हमारा स्ट्रांग रूम धर्मपुर में है, उसके बाहर जो टेंट लगाना पड़ रहा है, इसलिए लगाना पड़ रहा है कि लोगों का दबाव था, मतदाताओं का दबाव था कि धर्मपुर में जो है हमेशा धनबल का प्रयोग हुआ है, छल का प्रयोग हुआ है
और यहाँ कोई भी चीज़ जो है संभव है, कुछ भी किया जा सकता है। तो इसलिए जनता का जो दबाव था, मतदाताओं का जो दबाव था, उसके रहते हुए जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है ये टेंट का प्रबंध किया गया है, जिसपे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बारी बारी से जो है अपने यहाँ पे चौकीदार। वहीं बीजेपी नेता महेश्वर सिंह ने यह दावा किया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। महेश्वर सिंह ने कहा कि जनता बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट किया है। महेश्वर सिंह ने और क्या, सुनिए। विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान जो है पूरा हुआ है। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से मतदान के बाद जो प्रत्याशी है और जो नेता है वो हालांकि फुर्सत के पल किस तरह से बिता रहे हैं। इस वक्त हम कुल्लू सदर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह है, इनके घर पर है। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से देखते सर इस बार का जो चुनाव था, अगर बात करें तो बड़ी मेहनत आपने की है, कैसा रहा ये चुनाव? निश्चित रूप से ये एक ऐसा चुनाव रहा कि जो चुनौती भरा रहा, क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत हुई है तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यहाँ हमको बढ़त मिलेगी। लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि अधिकांश मतदाता चुप थे, कार्यकर्ता वोकल थे और कार्यकर्ताओं ने भी जी जान लगाकर मेहनत की है। स्पेशली कुल्लू क्षेत्र में कहूँगा, क्योंकि मैं इसी कुल्लू क्षेत्र में सीमित रहा और कहीं नहीं गया, जाने का समय ही नहीं था, क्योंकि नया प्रत्याशी होने से कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो इसलिए मैंने उस कड़ी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, जैसे अपना चुनाव होता है वैसे लड़ा है। क्या लगता है सर, आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, खासकर अगर बात करें तो इस बार का चुनाव हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है तो खर्चा भी बहुत हो रहा है। आपने बहुत लंबे समय से राजनीति में आप है, बहुत सारे चुनाव आपने लड़े हैं, क्या फ़र्क नज़र आता है? पहले बहुत सा खर्चा अपने कैंडिडेट पर भी पड़ता था, पर इस बार के मुझे लगता है ना केवल कुल्लू में, हर जगह पार्टी ने अच्छी मदद की है। और खबर सिरमौर से, जहां डेंगू के मामले काफी बढ़ गए हैं। अगर बात करें एक्टिव मामलों की तो डेंगू के मामले 760 तक पहुंच गए हैं और मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिले में डेंगू को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले बड़ी संख्या में डेंगू के मामले सामने आ रहे थे, जिसमें अब कमी दर्ज की गई है। डेंगू के लिए हमें सारे साल ही सचेत रहना पड़ेगा, अभी हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। ये लोगों को आदत बनानी पड़ेगी कि अपने घरों के पास कोई ऐसी चीज़ें ना रखें जिनमें पानी खड़ा हो। अगर पानी खड़ा है उसको हम साफ़ करते हैं तो केवल पानी सुखाने से काम नहीं चलेगा, उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेंगू का जो मच्छर है एडिस एजिप्टियाई, इसके जो अंडे हैं वो नीचे रह जाते हैं और जब भी फिर बरसात और इसके लिए मौसम ठीक बैठता है तो उनमें फिर से लार्वा पैदा होते हैं और मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि अब पानी तो कहीं भी खड़ा ना होने दें और कूलर या कोई ऐसी चीज़ें जिनमें पानी वो रखते हैं बिना ढके हुए, उनको जब भी खाली करते हैं तो उसको रगड़ के साफ़ करें, ताकि अगर कोई डेंगू का लार्वा अंडा वहाँ है तो वो ख़त्म हो जाए। और चलिए ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों का, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सभी शहरी निकायों को ये तय करने के लिए कहा है कि मेरा शहर मेरा गौरव कार्यक्रम के दूसरे चरण के दौरान वो क्या बनना चाहते हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से आगामी शहरी आउटरीच कार्यक्रम के दौरान वैसे ही जोश के साथ काम करने को कहा है, जैसे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे चरण के दौरान देखने को मिला था। वहीं जम्मू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता से मुलाकात की। मंडल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के कई मुद्दों को उठाया, जिनमें पटनी टॉप का विकास, जम्मू क्षेत्र के उद्योगपतियों और कमर्शियल यूजर्स के बिजली बिल की माफी के मुद्दे शामिल हैं।
तो मुख्य सचिव से प्रतिनिधिमंडल है और व्यापारियों और उद्योगपतियों के मुद्दों को लेकर ये मुलाकात हुई है। माई टाउन माई प्राइड के तहत ये पूरा ढांचा तैयार किया जा रहा है, जहां मुख्य सचिव ने यहां पर प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। वहीं कुपवाड़ा जिले से 35 किलोमीटर दूर शमसबरी पहाड़ियों के पास का सीमावर्ती इलाका रंगवाड़ आजादी के बाद पहली बार जगमगाया है। आजादी के बाद आज तक ये क्षेत्र बिजली से वंचित था। इस क्षेत्र के लोग लकड़ी जलाकर अपने घरों को रोशन किया करते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल योजना के तहत इस क्षेत्र में बिजली पहुंची है। लोगों का कहना है कि पहली बार उन्होंने इलाके में बिजली देखी है। लोगों ने एलजी प्रशासन और उपायुक्त कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय को धन्यवाद दिया है। तो नियंत्रण रेखा के पास ये इलाका पड़ता है, जहां आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है, लोग खुश हैं। आपको बता दें कि सीमावर्ती इलाका रंगवाड़ ये आज़ादी के बाद पहली बार जगमगाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से आज तक ये इलाका बिजली से वंचित था। लकड़ी जलाकर लोग यहाँ पर अपने घरों को रोशन करते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल योजना के तहत इन्हें बिजली मिली है, जिसके चलते इन्होंने एलजी प्रशासन और उपायुक्त कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय को धन्यवाद दिया है। और बड़ी खबर की से मिल रही है। बड़ी खबर श्रीनगर से आपको दे रहे हैं, जहां फर्जी नियुक्ति घोटाला ये पूरा मामला है। एसएमसी फर्जी नियुक्ति का ये घोटाले का पूरा मामला है। 2 कर्मचारियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शबीर अहमद हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। तो आपको बड़ी खबर बता दें, जहां फर्जी नियुक्ति का ये घोटाला है, यहां पर फर्जी नियुक्ति हुई है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, जरा तफसील से बताइए, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, ये एसएमसी जो है यहाँ पे कि इस केस में फिलहाल मैं आपको बता दूं गिरफ्तारियां क्या हैं। गिरफ्तारियां 4 लोगों की हुई है। 4 लोगों की हुई है। 2 उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए थे, यानी जो एक तरह से विक्टिम भी हैं और बेनिफिशियरी भी हैं। हुआ ये है कि 10 लोगों की फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिए गए हैं। फेक अपॉइंटमेंट्स का जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत ही डिफरेंट है। एक यार्ड में 4 लोग आ गए और उनको यह हाथ में ऑर्डर दिया गया कि आप जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए हैं। जो लोग हैं वो अनपढ़ लोग हैं, ड्राइवर की तैनाती थी और उनको वहां जब ये गए तो उन्होंने वहां पूछा कि आपको किसने यहाँ ट्रांसफर, एक्चुअली में ट्रांसफर कि इन लोगों को यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है। वो लोग मुलाजिम पहले से थे नहीं। वहां किसी को शक पड़ गया और बात पहुंची सेक्रेटरी जो एसएमसी श्रीनगर है, उन्होंने जब छानबीन की तो पता चला कि 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें फेक अपॉइंटमेंट, यानी जो एसएमसी के मुलाजिम थे ही नहीं, उनको ट्रांसफर दिखाया दिखाया गया एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक तरीके से उनको सिस्टम में लाने की बात थी और ताकि उनकी वो आगे वो मुलाजिम पक्के हो जाए, यानी उनको मुलाजिम दिखाया जाए कागजों में और उनकी तनख्वाहें निकाली जा सके। पुलिस को, सेक्रेटरी को पता चला, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 जो ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे ये थे, यानी फेक जो बेनिफिशियरी थे, फेक अपॉइंटीज थे, 2 उनको गिरफ्तार किया गया है। वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। और 2 ऐसे मुलाजमीन जिन पे ये शुबा फिलहाल है कि उन्होंने ये ऑर्डर्स इशू किए हैं, वो 2 लोग भी गिरफ्तार हैं। उसमें मजीद जानकारी, मजीद पूछगछ की जा रही है। अभी ये पता चला है कि ऐसे 10 फेक अपॉइंटमेंट्स हैं जो एसएमसी में की गई है और जो जिन पे तहकीकात फिलहाल चल रही है। जी, साथ ही शबीर, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से आज गिरफ्तारियां हुई हैं, आज कार्रवाई हुई है, आगे भी चलेगी और किसी लोगों पर गाज गिरने की इसमें उम्मीद जताई जा सकती है? बिल्कुल,
बिल्कुल इसमें तहकीकात हो रही है और जो अभी तक जो 2 बेनिफिशरीज हैं या एक तरीके से विक्टिम भी है, क्योंकि आज लोगों को नौकरी चाहिए होती है और नौकरी के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। जब आपको कोई शख्स ये बता दे, ऐसे जमाने में जब एम्प्लॉयमेंट है नहीं कि आप जी पैसा दीजिए आपको नौकरी मिलेगी, पैसा उन्होंने खाया और उन्हें नकली अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दे दिए और इसका पता चल पाया। पहले कई ऐसे वाकयात हुए हैं लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। इस बार लकीली सेक्रेटरी जो है उनको कहीं ऑर्डर मिल गया, कहीं से उनको बताया गया कि यहाँ पे जी एक शख्स को भेजा गया है, एक जगह से कहा जा रहा है कि उसको ट्रांसफर किया गया है दूसरी जगह। इसको ट्रांसफर क्यों किया गया है? सेक्रेटरी ने जब जांच पड़ताल की तो उसको पता चला ये तो हमारा मुलाजिम है ही नहीं, हमने किसी को ट्रांसफर किया ही नहीं। इस तरह ये मामला खुला तो पता चला कि ऐसे 10 लोग हैं जो है ही नहीं मुलाजिम, उनको एक्चुअली ट्रांसफर ऑर्डर दिखाया गया है, वो मुलाजिम है ही नहीं, यानी एक तरीके से वो फेक अपॉइंटमेंट्स थी। तो ऐसे और लोग हैं, 2 ही बेनिफिशरीज को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है और जिन्होंने पैसे लिए हैं, जिन्होंने रिश्वत ली है, उन पे बिल्कुल। साथ ही शबीर, इस लेवल का घोटाला इतने बड़े पैमाने पर ये किया गया है, फर्जी नियुक्तियां करना, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, फिर इसमें जो इजाजत है वो भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। तो शबीर, क्या हम ये कह सकते हैं कि बड़े ब्यूरोक्रेट्स से भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि उनकी संलिप्तता के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है? शबीर, देखिए एक्चुअली क्या हुआ है अब की बार कि सेक्रेटरी जो हैं एसएमसी के, उन्होंने खुद शिकायत की है पुलिस के पास कि एक ऑर्डर मेरे सामने आया है जिसके बारे में मुझे ये पता है कि ये मैंने इशू किया ही नहीं है, तो ये आया कहां से? तो जाहिर सी बात है अभी जो लग रहा है कि छोटे लेवल के जो लोग हैं उन्होंने एक तरीके से फजिंग करने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है पुलिस आगे जाके इसमें कुछ और लोग भी शामिल पाए जाएं, लेकिन फिलहाल इतना है। मेरी अभी बात हुई एसएमसी सेक्रेटरी के साथ भी और मुझे पुलिस से भी पता चला कि ये छोटे लेवल पे किया गया है। और आप देखिए हिम्मत आज के दौर में जो बहुत सख्त है करप्शन के मामले में गवर्नमेंट, जेएनके की जो गवर्नमेंट है, इसके बावजूद भी एक बंदा हिम्मत करता है, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको अपॉइंट किया गया है नहीं है, ज्यादा क्या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ड्राइवर की पोस्ट है। ड्राइवर्स के लिए उनको ये भी पता नहीं होता कि जो हमें उन्हें कागज पत्र दिया गया है इसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा ट्रांसफर था और असल में उनको बताया ये गया है कि आप अपॉइंट हो गए हो, आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं। तो ये मामला इस तरह हुआ है। आगे जाके हो सकता है और भी परतें खुले, कौन कौन लोग शामिल हैं, तहकीकात हो रही है। पुलिस के पास केस बाकायदा है और 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल। साथ ही शबीर, जो 2 कर्मचारियों के साथ जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनका कोई बयान इस पर सामने से पूछताछ में कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया है? जो हमें पता चला है कि पुलिस उनके साथ उनकी जांच कर रही है, उनके बयानात लिए गए हैं और जो 8 लोग हैं उनको लाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर उन्हें ये ऑर्डर्स मिले कहां से, किसने दिए, किसने इन पे दस्तखत की और उन्होंने कितने पैसे उनके बदले में दिए और उनसे कहा क्या गया था। वो जांच चल रही है और अभी थोड़ी देर में शायद और लोग भी वहां पे गिरफ्तार हो जाएं आज ही के दिन में, और ये इसकी परतें जो खिलें आहिस्ता आहिस्ता, मामला क्या है पूरा सामने आ जाएगा। ठीक है धीरे धीरे कार्रवाई इस पर आगे बढ़ रही है, पूछताछ हो रही है और जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं कि जैसे परत दर परत ये पूरा मामला खुलेगा, हो सकता है कुछ और गिरफ्तारियां आज ही के दिन में हो जाएं। शबीर, नजर आप बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए इस बीच बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। श्रीनगर से ही ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। अहम खबर आपको दे दें, जहां दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह अपना संबोधन करेंगे, सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कार्यक्रम की शुरुआत पीएम के संबोधन से होगी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां नो मनी फॉर टेरर ये एक सम्मेलन है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह अपने संबोधन से करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से भारत
अलग अलग प्रोग्राम्स चला रहा है, उसी के मद्देनजर नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की शुरुआत होनी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह संबोधन से इसकी शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।